हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज ही की क्लास में हम हिंदी के 100 वीवी या ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं दोस्तों, को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज की क्लास से आपके एग्ज़ाम में 10 अंक फिक्स होने वाले हैं, ये गारंटी है मेरा। और दोस्तों ये सभी प्रश्न एक गेस प्रश्न है दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम 2025 में लड़ने वाले हैं दोस्तों। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और इस क्लास को दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे इसके पीडीएफ नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अवश्य जुड़िए दोस्तों। वहाँ पर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है और पीडीएफ भी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और सभी प्रश्नों को उत्तर आपको देते चलना है। और कितना सही हुआ आपने आपने वीडियो को लास्ट में आपको क्या कमेंट करके बता देना है, ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो चलिए हम आज क्लास शुरू करते हैं। पहला नंबर क्या प्रश्न है कि कड़वा के कवि कौन है, आपको बताना है। तो कड़वा के कवि दोस्तों कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है, ठीक है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी। नाबादास किसके कवि है, तो नाबादास दोस्तों छप्पे के कवि है, आपको याद रखना है। और कबीर और सूरदास किसके कवि है, पद के कवि है, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न आता है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी कविता पढ़े हैं, तो हमने कड़वा कविता पढ़े। कड़वा कविता पढ़े हैं, तो यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1492 में हुआ था, आपको याद रखना है, ठीक है। यानी 3 का हमारा सी हो जाएगा सही। 4 नंबर प्रश्न पढ़िएगा और लिखा गया है हमारा कि जायसी जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो देखिए जायसी का जन्म जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में, यानी यूपी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। वो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जायसी का जन्म स्थान है, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, आपको बताना है। तो हमने अभी क्या बताया, इलाहाबाद नहीं, बनारस, ये भी नहीं, कानपुर नहीं, अमेठी बताया, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 6 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका भी उत्तर दीजिए। लिखा है सूरदास की कौन सी रचना है। तो सूरदास की कौन सी रचना पढ़े, हम पद पढ़े हैं, ठीक है दोस्तों। यानी पुत्र वियोग नहीं होगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, ठीक है। तो यानी कड़वक नहीं हो, कड़वक किसकी रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी की। छप्पे किसकी रचना है, आप बताइएगा, हमने अभी बता दिया है। इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्त कि सूरदास सूरदास किस भक्ति के कवि है, सूरदास किस भक्ति के कवि है दोस्तों। तो देखिए सूरदास जो भक्ति किस भक्ति कवि थे, मैंने किसकी भक्ति करते थे। तो सूरदास दोस्तों वो कृष्ण की भक्ति करते थे, किसकी, कृष्ण की। और राम की भक्ति कौन करते थे, तो आपको बताना है तुलसीदास करते थे, तुलसीदास करते थे, ठीक है। 8 नंबर प्रश्न क्या है और इससे हम पढ़ते हैं। लिखा गया है सूरदास की भाषा के लिए प्रसिद्ध है, सूरदास किस भाषा के लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो देखिए सूरदास जो दोस्तों थे वो ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है, किस भाषा के लिए, ब्रज भाषा के लिए, आपको बताना है। यानी 8 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा क्या लिखा गया है। देखिए लिखा गया हमारा प्रश्न कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है। वात्सल्य रस जो होता है दोस्तों, उसके विश्व में अद्वितीय कवि कौन है, आपको बताना है। तो इसके अद्वितीय कवि दोस्तों हमारे सूरदास है, ठीक है। यानी 9 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूरदास किस धारा के कवि है, आपको बताना है। तो देखिए सूरदास देखिए रामेश्वरी नहीं है, वो कृष्ण से है दोस्तों, ठीक है। क्यों अभी हमने पढ़े, क्योंकि जो सूरदास थे दोस्तों कृष्ण की भक्ति करते थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर प्रश्न पढ़े, प्रस्तुत प्रस्तुत प्रथम पद कृष्ण को किसकी सूचना दी। मैंने देखिए हमने जो थे दोस्तों कृष्ण के, जो माने सूरदास ने 2 पद पढ़े थे, पहला और दूसरा। पहले पद में क्या बताया गया, तो पहले पद में भोर होने की सूचना दी गई। दूसरे दूसरे में क्या बताया गया, तो दूसरे में जब कृष्ण जी भोजन करते थे तो क्या क्या उस समय करते थे, उसके बारे में बताया गया। यानी देखिए पहले में किसकी सूचना दी जा रही है, तो भोर हो जाने की सूचना दी जाए है दोस्तों, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, किस काल के कवि है। तो देखिए सूरदास जो दोस्तों वह कृष्ण की भक्ति करते थे, वह भक्ति काल के कवि है, ठीक है। किसकी
काल के कवि है तो भक्ति काल के कवि है, आपको बता देना है। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि सूरदास किस चीज़ की भूख है। तो देखिए सूरदास को किसकी भूख है आपको बताना है, क्या कृष्ण के जूठन की, या प्रेम की, या काव्य रचना की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सूरदास की भूख है दोस्तों वह कृष्ण की जूठन की भूख है। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि आपको बतानी है। तो देखिए सूरदास का जो अनुमानित जन्म तिथि है 1478 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन काट कर सही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो देखिए आपको याद होगा कि तुलसीदास का जन्म 1543 में ईस्वी में हुआ था, यानी 15 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो आपको याद होगा कि तुलसीदास का भी जन्म जो हुआ था दोस्तों वह उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी इसका भी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 16 का। अब देखिए 17 नंबर प्रश्न कि काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की। तो देखिए दोस्तों काशी में जो तुलसीदास थे पूरे 10 वर्ष रहे थे। 10 वर्ष में क्या इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, यानी 15 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा दोस्तों सही। अब 18 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस किसकी रचना है, आपको बताना है। तो देखिए रामचरितमानस जो रचना है दोस्तों आपको याद होगा यह तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है, सूरदास की नहीं, कबीरदास की नहीं, नवादास की नहीं। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास किस शाखा के कवि है। तो तुलसीदास ने हमें अभी बताया कि तुलसीदास जो किसकी पूजा करते थे, तो राम की पूजा करते थे। सूरदास किसकी पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे, आपको याद रखना है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, लिखिएगा कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है। तो तुलसीदास को आपको याद रखना है, तो भक्ति की भूख है। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है, भक्ति की भूख है। और सूरदास को किस चीज़ की भूख है, तो कृष्ण के जूठन की भूख है दोस्तों। और तुलसीदास किसकी पूजा करते हैं, तो तुलसीदास राम की पूजा करते हैं। और सूरदास किसकी पूजा करते हैं, तो कृष्ण की पूजा करते हैं। ये चारों प्रश्नों को आपको याद रखना है। ठीक है, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तो देखिए तुलसीदास के जो पद है दोस्तों वो अवधी भाषा में है, आपको याद रखना है। किस भाषा में, अवधी भाषा में, यानी 21 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख, कंटहू अम्ब अवसर पाई अम्ब संबोधन किसके लिए है। तो देखिए अम्ब जो संबोधन है दोस्तों यह तुलसीदास के पद से लिया गया है। और यह अम्ब जो संबोधन है दोस्तों ये तुलसी किसके लिए, सीता के लिए, क्योंकि तुलसीदास जो है सीता से क्या करते, संपर्क करते, ताकि वो राम के पास क्या उनका संदेश पहुंचा सके। अब देखिए 23 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी रचना तुलसीदास की है, आपको बतानी है। तो देखिए सूर सागर तो होगा नहीं, क्यों ये सूरदास की रचना है। प्रायश्चिता भी नहीं है। और पद्मावत किसकी रचना है, तो पद्मावत याद रखिएगा वो किसकी रचना है, वह जैसी की रचना है। विनय पत्रिका हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तुलसीदास की रचना है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन। तो छप्पे जो शीर्षक है दोस्तों इसके रचयिता हमारे कौन है, नाभादास है, हमने बता दिया पहले ही आपको। ठीक है, अब देखिए 24 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न क्या आता है देखिएगा कि नाभादास की कौन सी रचना है। नाभादास की कौन सी रचना पढ़े, हम छप्पे पढ़े हैं। ठीक है, अब 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नाभादास किस धारा के कवि है। तो किस धारा के कवि है, तो देखिए निर्गुण धारा के नहीं है और सगुण धारा के भी नहीं है, कि सगुण उपासक राम भक्त है। ठीक है दोस्तों, सगुण उपासक राम भक्त, इसका बी ऑप्शन हमारा सही है। 26 नंबर प्रश्न पढ़िए, देखिए नाभादास किसके समकालीन थे। तो आपको याद रखना है कि नाभादास तो थे दोस्तों वह तुलसीदास के समकालीन थे, तुलसीदास के समकालीन थे, यानी इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब 27 नंबर प्रश्न क्या आता है, इसे पढ़िए। लिखा गया है कि नाभादास का जन्म कब हुआ था। देखिए नाभादास का जो जन्म हुआ था दोस्तों 1570 में अनुमानित हुआ था। ठीक है, यानी 27 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है, किसकी रचना को सुनकर कवि जो है दोस्तों नाभादास सिर झुकाते हैं किसकी, कविता को सुनकर, किसकी कविता को सुनकर। तो उस जो है दोस्तों क्या
सूरदास के, क्या कबीरदास के या तुलसीदास के? तो दोस्तों थे वह सूरदास की कविता सुनकर क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं, यानी सिर अपने हिलाते हैं। 29 नंबर प्रश्न पढ़िए कि कौन सी रचना नाभादास की है? कौन सी रचना नाभादास की है? तो देखिए सूर सागर नहीं होगा, बिहार सतसई नहीं है, बीजक भी नहीं है। उनकी जो रचना है दोस्तों भक्त काल रहे और एक भक्तमाल भी है। ठीक है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भूषण की कौन सी रचना कविता कविता लिखी है? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है आपको बताना है। तो भूषण ने हमने कौन सी कविता पढ़ी है? कवित पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है दोस्तों? कवित पढ़ी। छप्प किसकी है? नाभादास की है। पद जो है वो पद जो है दोस्तों दो को कवि का, पहला सूरदास का, दूसरा का तुलसीदास का। ठीक है। और कड़वा किसका है? जयसी का है। ठीक है। लेकिन भूषण ने कौन सी लिखी है? कवित लिखी है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है दोस्तों कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है आपको बताना है। तो कौन है? भूषण है दोस्तों। ठीक है, यानी इसका सी ऑप्शन सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कबीर 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 के बारे में हम नहीं पढ़े। तुलसीदास की कौन सी रचना है? पद। और सूरदास की भी रचना पद है। ठीक है। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि भूषण रीति काल के किस धारा के कवि है आपको बताना है। तो भूषण जो थे दोस्तों रीति युक्त धारा के कवि थे, रीति युक्त धारा के कवि थे। ठीक है। तो देखिए रीति निर्गुण कवि थे नहीं, रीति युक्त धारा के कवि थे। यह सगुण धारा के थे, रीति युक्त नहीं। इसका देखिए बी और डी ऑप्शन सेम है, इसलिए दोनों सही हो सकता है। ठीक है। अब देखिए 33 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, छत्रसाल की तलवार की कौन सा रूप धारण कौन सा धारण कर लेता है आपको बताना है, रखता है आपको यह बताना है कि। तो देखिए छत्रसाल की जो तलवार होती है दोस्तों हमेशा रौद्र रूप धारण करके रखती है, रौद्र रूप। ठीक है, यानी 33 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न की छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है। तो देखिए छत्रसाल की जो तलवार है दोस्तों काली देवी को वो प्रसाद देती है। क्या देती है दोस्तों? प्रसाद प्रदान करती है, यानी 34 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न पढ़िए और लिखा गया है कवि भूषण की उपाधि दी। तो देखिए जो कवि जो भूषण थे उनका जो असली नाम भूषण नहीं था, वह भूषण किसी और के द्वारा दिया गया था। वह किसके द्वारा दिया गया था आपको यह बताना है। ठीक है। क्या चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था? क्या भामा शाह ने दिया था? क्या डोरमल ने दिया था? या अकबर ने? तो देखिए यह जो उपाधि थी दोस्तों भूषण, ये चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखिएगा, 36 नंबर प्रश्न है हमारा कि भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी। तो भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी? तो देखिए भूषण ने दोस्तों वीर रस की प्रमुखता दी थी। किस रस की? वीर रस की। जो हमने कविता पढ़ी कविता इसमें किसके बारे में? शिवाजी के बारे में और राजा छत्रसाल के बारे में बताएगा, उनके विशेषता के बारे में बताएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 37 नंबर प्रश्न की शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है आपको बताना है। तो देखिए उनके जो थे अलंकारों का निरूपण है 105 अलंकारों का निरूपण है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, चलिए उसे पढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न पूछा जाता है कि भूषण के प्रिय नायक है। भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो हमने जो कविता पढ़ी है दोस्तों कविता, उसमें किसके बारे में उन्होंने लिखा है? तो छत्रपति शिवाजी के बारे में और छत्रसाल के बारे में लिखा है। यही उनके दो क्या है दोस्तों, प्रिय नायक है। प्रिय नायक मतलब उनके हीरो है। ठीक है दोस्तों, इसका ओ ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 39 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किस प्रकार जोड़ा है, मतलब किस प्रकार आपस में जोड़ा है दोस्तों, यह हमें क्या है बताना है। तो क्या प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, रक्त के रूप में, लेई द्वारा। लेई क्या मतलब तो होता है दोस्तों गोंद। क्या होता है? गोंद से ही क्या जोड़ते हैं हम सभी। ठीक है। तो प्रेम के द्वारा भी नहीं जोड़ा है, भक्ति के द्वारा भी नहीं जोड़ा, वो रक्त के रूप में लेई के द्वारा जोड़ा है। ठीक है दोस्तों, 39 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या है तो है दोस्तों कि जायसी ने रतन सेन पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा है आपको यह बताना है। तो उन्हें किसके द्वारा सींचा है दोस्तों, वो क्या बताना है, क्या किसके द्वारा सींचा है यह बताना है। ठीक है ना। तो क्या अपने आंसुओं के द्वारा या गंगा जल के द्वारा या जल के द्वारा। तो उन्होंने अपने आंसुओं के द्वारा इसे क्या ही किया है, सींचा है। 40 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
41 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। तो देखिए जायसी में था दोस्तों, तो हमने पढ़ा था वह चेचक से भी पीड़ित थे, वह कान से बहरे भी थे, वह नेत्र थे, नेत्र दोष भी था उनमें, और क्या था दोस्तों, वह और भी था उनमें, चेचक की बीमारी था, और वह काले भी थे। ठीक है दोस्तों, तो जीवा दोष था नहीं, नेत्र दोष था उनमें, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो देखिए बातचीत की जो रचना पढ़े दोस्तों, क्या वह निबंध है। निबंध में भी कैसा निबंध है, तो ललित निबंध है। ठीक है, यानी एकांकी नहीं, एकांकी जो है दोस्तों हमने कौन सी पाठ पढ़ा है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो पाठ है दोस्तों, यह एकांकी है, जो किसके द्वारा लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। कहानी यह नहीं है दोस्तों, यह यात्रा स्मरण भी नहीं है। ठीक है, यह जो है दोस्तों हमारे क्या है, ललित निबंध, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न पढ़िएगा और लिखिए, बोलिएगा इसका आंसर कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो देखिए किस युग के निबंधकार थे, युग पूछे तो आपको बताना है भारतेंद्र युग, युग पूछे तो भारतेंद्र युग, यदि काल पूछे तो आधुनिक काल आपको बताना है। 43 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो देखिए मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका खुद से बात करना, अवाक होकर खुद से बात होकर। ठीक है दोस्तों, यानी विस्फोटतापूर्ण बात करना नहीं, तर्कपूर्ण बात करना नहीं, भीड़ से बात करना नहीं, अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना ही दोस्तों क्या है, बातचीत करने का उत्तम तरीका है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था। कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था, तो आपको याद होगा कि वह हिंदी प्रतिभ मासिक पत्रिका निकाले थे। ठीक है दोस्तों, 45 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है हमारा कि बातचीत किस विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है आपको बताना है। तो देखिए बातचीत जो रचना है दोस्तों हमारी निबंध है, हमने अभी पढ़ लिया है। ठीक है, 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो उनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ, 23 जून 1844। 47 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो 16 वर्ष के उपरांत जो दोस्तों थे वह फराडे के मुंह से एक बात सुनी थी। 48 का ए ऑप्शन हमारा 100% सही है। ठीक है, अब देखिए 49 नंबर प्रश्न है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। तो यह किसका कथन है दोस्तों, तो यह बेन जॉनसन का कथन है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है दोस्तों, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होती है, यह किसका मत है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो दोस्तों मत है एडिसन का मत है, आपको याद होगा। तो देखिए यहाँ तक हमने 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए, आपका कितना सही हुआ है कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को। 51 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हमने पढ़ा है, तो अमृतसर के बारे में पढ़ा है, और वहाँ पर ही क्या लड़के लड़कियाँ रहते थे अपने मामा के यहाँ। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न पढ़िए, लाहना सिंह किस पद पर था। तो लाहना सिंह किस पद पर था, हमने पढ़ा था कि लाहना सिंह जमादार था, और जो सूबेदार कौन था, तो जो लाहना सिंह के जो बचपन में जिससे प्यार करता तो उसका पति क्या था दोस्तों, सूबेदार था। सूबेदार का जो लड़का था उसका नाम था बोधा सिंह, आपको यह भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए 53 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, कछुआ धर्म किसकी कृति है, जो बार बार पूछा जाता है। तो यह जो कृति है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। ठीक है, अब देखिए 54 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, कुड़माई का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो कुड़माई का अर्थ होता है दोस्तों मंगने, क्या होता है दोस्तों मंगने, यानी 54 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या है पढ़िएगा, लिखा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। विभक्त है यानी कितनी भागों में बटी हुई है, तो उसने कहा थी कहानी तो दोस्तों वो 5 भागों में बटी हुई है, यानी 55 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था आपको बताना है। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को रायपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, यानी 56 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब देखिए 57 नंबर प्रश्न पढ़िए दोस्तों, इसके आंसर तो आप देख लिए, यहाँ से देखिए आप कि बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह था दोस्तों सूबेदार हाजरा सिंह का पुत्र, सूबेदार हाजरा सिंह का पुत्र हमने बता दिया आपको, ठीक है। अब देखिए 58 नंबर क्या प्रश्न आता है दोस्तों कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था आपको बताना है। तो देखिए उनका जो निधन हुआ था दोस्तों विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल थे, ठीक है दोस्तों। यानी 58 का हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है। तो उनकी जो पुस्तक का नाम है दोस्तों मैला आंचल। क्या नाम है दोस्तों, मैला आंचल, आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया 60 नंबर प्रश्न कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, आपको बताना है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है, आपको याद होगा, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, आपको बताना है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था दोस्तों 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, आपको पता नहीं क्या उमा शंकर दीक्षित को, या शीला दीक्षित को, या सुरेंद्र दीक्षित को, या हृदय नारायण दीक्षित को। तो देखिए उमा शंकर दीक्षित को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है, ठीक है। यानी 62 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण का पत्नी का नाम क्या था। तो उनके पत्नी का नाम था दोस्तों बताइएगा। तो उनके पत्नी का लीलावती देवी, अमरावती देवी, या प्रभावती देवी, या प्रभा सिन्हा। तो उनके पत्नी का नाम था दोस्तों प्रभावती देवी, ठीक है। यानी इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि 1998 में दी गई थी, ठीक है। 65 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी जो हमारी रचना है दोस्तों आपको मालूम होगा यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। यानी 65 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, आपको बताने। तो किस नाम से, तो लोक नायक के रूप में इन्हें जानती है, ठीक है दोस्तों। यानी 66 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पढ़िए, लिखा गया है दोस्तों कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। तो देखिए कहाँ दिया था, तो पटना में कब दिया था, तो 5 जून 1974 को दिया था, 5 जून 1974 को। यानी ऑप्शन नंबर इलाहाबाद तो ऐसे ही गया, रांची ऐसे ही गया, जमशेदपुर ऐसे ही गया। कहाँ दिया था, पटना में 5 जून 1974 को, ठीक है। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, तो जयप्रकाश नारायण की देन है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 69 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो हमने बताया था कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी है। 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म दोस्तों हुआ था बिहार में हुआ था, और बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था, बेगूसराय, ठीक है। 71 नंबर प्रश्न क्या था दोस्तों कि अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है आपको बताना है। क्या नारी के, तो नहीं, पुरुष के नहीं, इन नारी और पुरुष दोनों का गुण का समन्वय है, ठीक है दोस्तों। यानी 71 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न पढ़िए कि अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है। देखिए हमने अर्धनारीश्वर आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर एक एकांकी है, ठीक है दोस्तों। यानी 72 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या है, कल्पित रूप है, आपको याद रखना है। अब देखिए 74 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि बुद्ध महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था।
तो बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी का अधिकार दिया था। भिक्षुणी यानी क्या कि नारी जो है दोस्तों वह भिक्षा मांग सकती है, भिक्षा मांग सकती है, भीख मांग सकती है। ठीक है। और 75 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, याद रखिएगा। 75 नंबर प्रश्न काफी लंबा चौड़ा है। ठीक है। कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है और जब वह देवता बन जाता है, मतलब जब कोई पुरुष है दोस्तों वह नारी का गुण ले लेगा तो वह क्या बन जाएगा? यहाँ से एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा कि जब पुरुष नारी का गुण लेता है तो वह क्या बन जाता है? तो आपको बताना होगा कि वह देवता बन जाता है। ठीक है। आगे लिया, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। और फिर यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि जब नारी नर का गुण सीखती है तो वो क्या बन जाती है? तो वह राक्षसी बन जाती है। यह कथन किसका है आपको यह बताना है। तो यह जो कथन है दोस्तों प्रेमचंद्र के द्वारा दी गई है। ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न दोस्तों, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर हमने अभी पढ़ा है कि कल्पित रूप शिव और पार्वती जी का रूप है। ठीक है। यानी 76 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा गया है देखिएगा। लिखा गया दोस्तों, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी लिखी है? तो हमने रोज कहानी पढ़ी है, इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है। यानी 77 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब 78 नंबर प्रश्न आते कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? तो महेश्वर का जो पत्नी का नाम था दोस्तों मालती था। क्या था? मालती, ललालती, भरपावती ये सभी नहीं था। ठीक है। अब देखिए 89 नंबर प्रश्न आता है, 89 कि अज्ञ जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? सॉरी 79 नंबर प्रश्न आता है कि किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? आपको यह बताना है अज्ञ जी ने। तो अज्ञ जी ने बताया था आनंद बंधु। क्या लोक बंधु नहीं, देश बंधु नहीं, वो आनंद बंधु चला रहे थे अपने घर में। ठीक है। अब देखिए 80 नंबर प्रश्न क्या आता है दोस्तों कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो महेश्वर आपको याद होगा तो वो आम लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, आम लेकर आया था। ये इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। देखिए 81 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अज्ञ जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी? देखिए अज्ञ जी जो थे दोस्तों मात्र 10 वर्ष की उम्र में क्या कविता लिखनी शुरू कर दी थी। यानी 81 का ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 82 नंबर क्या प्रश्न है दोस्तों हमारा, पढ़िएगा कि मालती का पति क्या था? तो मालती का पति एक डॉक्टर था दोस्तों। यानी 82 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न पढ़िए कि तार सप्तक का संपादन कौन थे? तो तार सप्तक के जो संपादन थे दोस्तों अज्ञ जी थे। यानी इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब पढ़िए 84 नंबर प्रश्न कि अज्ञ किस वाद के संबंधित है? तो देखिए अज्ञ जो थे दोस्तों वह प्रयोगवाद के थे। किस वाद के थे? प्रयोगवाद के। ठीक है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न क्या आता है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो किस बीमारी का? तो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करते थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों हमारा कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था? तो देखिए उसके संतान का प्यार से नाम बुलाते थे टेट्टी। क्या? टेट्टी। यानी इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न की रोज इनमें से क्या है? तो रोज हम क्या है दोस्तों? कहानी है। ठीक है दोस्तों, निबंध नहीं है और उपन्यास का अंश भी, आलोचना का अंश भी नहीं है। क्या है? कहानी है। इसका बी ऑप्शन सही कर दीजिएगा। 88 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। तो रोज कहानी में कौन अतिथि? तो लेखक खुद अतिथि बनकर जाते हैं जो मालती के दूर के रिश्तेदार रहते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी मालती के चाचा नहीं, मालती के मामा भी नहीं, मालती के भाई नहीं, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? तो हमने पढ़ा है कि मलिक मोहम्मद जायसी दोस्तों वो प्रेम मार्ग के कवि थे। किस मार्ग के? प्रेम मार्ग। सगुण कृष्ण भक्ति नहीं थे और इन्हें प्रेम का पीर कवि भी कहा जाता है। आपको यह बात भी याद रखना है। ठीक है। सगुण राम भक्त भी नहीं थे। यह प्रेम आख्यान काव्य परंपरा के कवि थे। ठीक है दोस्तों, प्रेम धारा के। ठीक है। 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है? आपको बतानी है कौन सी कृति है। तो देखिए पद्मावत है, अखरावट है
और आखिरी कलाम भी है। जो मृगावती है दोस्तों ये नहीं है, यानी इसका डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है तो दोस्तों पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जो रचना है दोस्तों जायसी की रचना, हमने अभी पढ़ लिया है। अब देखिए 92 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों, कन्या का क्या अर्थ होता है? तो देखिए कन्या का अर्थ है दोस्तों स्त्री भी नहीं, वधु भी नहीं, पत्नी भी नहीं, कन्या का अर्थ होता है गोद। क्या होता है? गोद। अब देखिए 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूजे थे? भगवान श्री किसके लिए पूजे? तो सूरदास के लिए पूजे। ठीक है दोस्तों। तुलसीदास के लिए तुलसीदास के लिए कौन पूजे? तो राम जी पूजे है। ठीक है, यानी हमारे इसके सूरदास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 93 का सही। 94 नंबर प्रश्न आता है कि रामचरितमानस की किसकी रचना है? आपको बताने की रामचरितमानस जो रचना है दोस्तों तुलसीदास की रचना है, यानी 94 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न आता है कि मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो देखिए इसका जो रचना समय दोस्तों संवत 1631 है। संवत 1631 यानी 95 का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो उसकी जो भाषा है दोस्तों ब्रज भाषा है, यानी 96 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि तुलसीदास का मूल नाम क्या है? तो तुलसीदास का मूल नाम है दोस्तों राम बोला। क्या नाम दोस्तों? बम बोला भी नहीं, राम बोला, यानी 97 का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, क्या पढ़िएगा कि तुलसीदास किस काल के कवि है? तो तुलसीदास किस काल के कवि? भक्ति काल के कवि, क्योंकि यह किसकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति करते थे, आपको याद होगा। अगला है 99 संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद की व्यंजना है? तो किस छंद की व्यंजना है दोस्तों? तो चौपाई की नहीं, दोहा की भी नहीं, छप्पे की व्यंजना है। ठीक है, यानी 99 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 100 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों कि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? तो नाभादास का स्थायी निवास वह वृंदावन में रहते थे। कहाँ पर रखते थे? वृंदावन, यानी 100 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाए। और लास्ट प्रश्न 101 नंबर आता है कि छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद है? तो छप्पे है दोस्तों 6 पंक्तियों का छंद, ये नहीं होगा, 4 और 7 नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा और आपने 100 में कितना अंक सही किया आपको कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।